बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, जो कि हमारी बैच चल रहा है। इसकी जो हमारी क्लास है, इसमें हम मॉड्यूल पे है। हम थोड़ा थ्योरी को समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और इसके कुछ एस्पेक्ट्स को, चीज़ों को जान रहे हैं, ताकि जब हम चार्ट्स पे आए, MT4 पे आए, टेक्निकल एनालिसिस पे आए, तो उसके बाद हमें बेसिक पे चीज़ों को जो है वो पे दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि वहां से हमने आगे से आगे बढ़ना है। ये ना हो कि हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं पर हमें यही नहीं पता कि करेंसी पेयर क्या होते हैं, लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है, क्या होते हैं। आपकी ये जो बेसिक चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। जब जैसी ये कवर कंप्लीट होगी, फिर हम आएंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन और पूरा एक मॉड्यूल समझाया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, प्राइस की मूवमेंट किन किन वजूहत की वजह से होती है, आस्क प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है, स्प्रेड क्या है, ये मैंने आपको बताया। और इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि 24 आवर मार्केट होती है, डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स जो दुनिया में है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन, टोक्यो, सिडनी, उसमें काम हम करते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी से, इलेक्शन से और पॉलिटिक्स से, चीज़ों से हमारे काम में कोई असर नहीं होता। हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं और दुनिया की वो बेस्ट कंट्री और वो बेस्ट करेंसी जो इस वक्त ग्रोथ में है, हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं। उस कंट्री में क्या हो रहा है उससे तो हमारे काम पे असर होता है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी से और पॉलिटिकल मामला और इलेक्शन से हमारे काम में कोई असर नहीं होता, अनटिल और अनलेस कि नेट बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इस मॉड्यूल में मैंने आपको करेंसी पेयर के बारे में बताया था कि करेंसी पेयर दो करेंसीज पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें एक करेंसी को खरीदा जाता है, उसी को बेचा जाता है। ठीक है, इसको एक एक्सचेंज कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, यूरो यूएसडी। और उसकी एक एक एक्सचेंज प्राइस होती है जिसपे ये डील तय पाती है कि जब आप करेंसी एक्सचेंज के पास जाते हैं, जो कि एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और डिफरेंट, अगर मैं कराची की बात करूँ, शारजाह पे है और भी मेन जगहों पे है, तो दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा गार्ड अगर बाहर हमें कहीं दिखते हैं तो बैंक में दिखते हैं, और बैंक्स के बाद अगर हमें गार्ड दिखते हैं तो वो करेंसी एक्सचेंज के बाहर दिखते हैं। तो जहाँ पैसा जो है वो, उसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स होते हैं। इस चीज़ से हमें जो है वो पता चलता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो उसकी वर्थ क्या है। तो जब आप डॉलर लेने जाते हैं और आप उससे कहते हैं $1 मुझे चाहिए, तो वो कहता है कि ठीक है, आप PKR देकर डॉलर लेना चाहते हैं, तो $1 इस वक्त 278 का है, तो आप 278 मुझे दे दें और $1 ले लें। तो वो जो 278 है, ये एक्सचेंज रेट है किसका? USD PKR का। USD PKR क्यों? PKR USD क्यों नहीं? तो USD PKR का मतलब है कि एक USD लेने के लिए जो बेचकर सेशंस हैं जिसमें सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क है, डिफरेंट टाइम में ओपन और क्लोज होते हैं। तो ऑनलाइन होने की वजह से हम
तमाम डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रेड कर लेते हैं करने की अपॉर्चुनिटी। और यही काम अगर आप किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकल करते हैं, सिर्फ उसी टाइमिंग में करें जिस टाइमिंग में क्लोज फॉरेक्स प्राइस आती है। तो देखिए फॉरेक्स है और वो है बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसमें एक रूल अप्लाई होता है सप्लाई और डिमांड का, जिसकी बेस पे प्राइस उसकी तय पाती है। सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस क्या होगी, नीचे आ जाएगी। उस करेंसी, उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी, किसी भी चीज़ की। और अगर सप्लाई लिमिटेड होगी या कम होगी, तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे कोई किसी एक का कमांड नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, सप्लाई ज़्यादा होगी, बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे, प्राइस नीचे आ जाएगी। बेचने वाले कम होंगे, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो एक इंडिपेंडेंट, एक बेहतरीन जो है वो प्रोसेस है जिस पे काम होता है इस पे। ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक, इसके अलावा प्राइस की जो मूवमेंट होती है सप्लाई एंड डिमांड के अलावा, इकोनॉमिक डेटा क्या आ रहा है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, ये जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी करेंसी की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड अपनी तरफ है, लेकिन उस इकोनॉमी डेटा, उस पे इकोनॉमिक में कोई इकोनॉमिक डेटा आ जाता है। ठीक है। बेरोजगारी की शरह बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी प्राइस पे आता है, क्योंकि उसी के होने की वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, और बैंक्स होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं, वो ये देखते हैं कि हमने मार्केट में अपना पैसा लगाना है या जो लगा हुआ पैसा है वो निकालना है। उन्हीं इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल इवेंट, इंटरेस्ट रेट और मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। तो इसका ताल्लुक जाहिर सी बात है दोनों रिलेटेड है सप्लाई से, क्योंकि दोनों को देख के एक ट्रेडर या इन्वेस्टर डिसीजन ले रहा है कि खरीदे या बेचे। लेवरेज के बारे में जिन लोगों ने लास्ट क्लास ऑनलाइन जो हमारी एवरी सैटरडे संडे जो हमारी लाइव ऑनलाइन क्लास होती है, तो उसमें जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, उसमें मैंने लेवरेज के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। यानी मैं ये ऊपर से नीचे तक कर रहा था, और जब लेवरेज मैंने वर्ड की प्रोफाइल खोल के मैंने आधे घंटे सिर्फ लेवरेज पे बात की। और हमारी क्लास भी लेवरेज पे बात करते करते ही खत्म हुई। ठीक है। तो क्योंकि टाइम क्लास का जो है वो पूरा हो गया। तो देखिए लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेवरेज तो बिल्कुल वैसी है जैसे लॉट साइज है। ठीक है। जैसे आपके लिए स्वैप है, जैसे आपके लिए स्प्रेड है, तो उस तरह की लेवरेज एक टर्म है जिसको समझना है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, गलत समझ लेते हैं, जिन लोगों ने इसको समझा, तो जिसकी वजह से मसला होता है। सही है। और तो लेवरेज क्या है, इसकी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस है। सिंपल लफ्ज़ों में, लेवरेज आपको ब्रोकर लेवरेज देता है। उससे क्या होता है कि अगर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल वाली पोजीशंस भी ले सकते हैं। सही है, क्योंकि आपके पास लेवरेज है। जबकि आगे मैंने मेंशन एवरेज अगर है तो रिस्क ऑफ लॉस भी होता है।
जितना प्रॉफिट के चांसेस हैं डबल ट्रिपल लॉस के चांसेस। ठीक है, तो जब जहाँ भी ये वाली चीज आती है तो वहाँ लेवरेज लेना या ना लेना, लेने के बाद उस पर काम करना या ना करना, ये सारी चीजें फिर डिसीजन हो जाती है इंडिविजुअल का कि वो ये ऑप्शन लेता है या नहीं लेता। लेकिन इस चीज को फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट बना देना, ठीक है, और फिर उसको कहना कि क्योंकि इसमें लेवरेज होता है तो लेवरेज ये होता है तो उसकी वजह से ये होता है, और कहानी को और डायरेक्शन को किसी और तरफ ले जाना, ये चीज जो है वो सही नहीं। इस एसेंशियल के लिए ये है कि लेवरेज को क्या करें कि सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, उस करें कि वो जिस लेवरेज को ज्यादा प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है उसको पता नहीं है कि जितना ज्यादा वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कई ज्यादा उसके लॉस हो सकता है। तो जब एक चीज उसको बता दी गई है और वो फिर भी वो कर रहा है जबकि उसके बगैर भी कर सकता है काम, तो फिर ये इंडिविजुअल का मैटर हो जाता है, इसको सिस्टम का पार्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सिस्टम का पार्ट ये है कि आप ये लेवरेज है, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ना लो आपके ऊपर है, लेवरेज लेने के बाद लेवरेज को यूज करो ना करो आपके ऊपर है। जब ये चीज हो गई तो फिर इसको आप इस पूरी बात सिस्टम का पार्ट कह सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि क्योंकि लेवरेज होता है तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग सही नहीं है, तो भाई ये गलत होता है। लेवरेज होता नहीं है, लेवरेज लेने का ऑप्शन होता है कि आप लेवरेज लो या नहीं लो। ठीक है, तो खैर ये क्या होता है, लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं पता होती है, पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आगे उनको फंस जाते हैं। इस पे खैर बहुत बड़ी इस पे उसकी वजह ये है कि लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं है, या जो लोग हमारे क्लास का हिस्सा नहीं है लेकिन वीडियो पहुंच जाए और वो फिर उस चीज को देख ले, और अगर उनको कंफ्यूजन हो तो उससे सवाल तो कर नहीं सकते उस वक्त, तो उसके बाद फिर हाफ नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, जब हाफ नॉलेज वो बहुत ही जो है खतरनाक साबित होती है। तो नीम हकीम खतरा जान। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि लेवरेज समझाना चाहता हूँ, चूजिंग अ रिलायबल ब्रोकर। देखें बड़ी मिसाल इससे है, जैसे आप ट्रांजेक्शन्स के लिए अपने पैसे को पैसा करने के लिए एक अकाउंट खोलना था बैंक में, जो आपने फर्स्ट टाइम खोला होगा, हो सकता है आपने 2-3 बैंक में अकाउंट खोले, तो ब्रोकर की मिसाल उस बैंक की है। अब जाहिर सी बात है कि आप आए दिन बैंक के अकाउंट को स्विच नहीं करते। ठीक है, इसी तरह से आप ब्रोकर भी जो रिलायबल सेलेक्ट करते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को देख के करते हैं, उसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस, उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस, उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के फीचर्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कस्टमर सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग आप देख के ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप फिर ब्रोकर को आए दिन चेंज नहीं करते। लेकिन हमारे बहुत से लोग हैं जो कि लालच में आ जाते हैं, चीज़ों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो ब्रोकर्स उनको ऑफर्स देते हैं, लालच देते हैं, और तो वो फिर बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग से तो पैसे बन ही नहीं रहे, तो जो ये ब्रोकर शायद पैसे, तो ये मसाइल हो, आगे कल को आपको कोई ब्रोकर नहीं है। हर मार्केट में ब्रोकर मिल जाए यार अच्छा, जिससे हम पैसे कमाएं, ट्रेडिंग से तो बन नहीं रहे, ब्रोकर से कमाएंगे, तो ब्रोकर पहले इनसे खुद कमाता है, फिर उसमें से एक हिस्सा इनको दे देता है, चलो यार जबरदस्त, हमें जो अच्छा मिल गया कि कम से कम अर्निंग तो स्टार्ट हो। तो ये थोड़े से मसले मसाइल है, तो आपको जो आपके जिस ब्रोकर पे आप कर रहे हो वो आप अगर सही चल रहे हैं अगर चीजों में, तो आप
लेकिन वो ब्रोकर मार्केट में होते हैं और बहुत से स्कैम्स भी होते हैं ब्रोकर लेवल पे, बहुत से फ्रॉड भी होते हैं, क्योंकि इंसान जहाँ होंगे वहाँ पे काम भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो लोग नेक नियति से पॉजिटिव लगे हुए हैं वो भी हैं, और जो शॉर्ट टर्म यानी आप वो इतनी आपको चौरंगियाँ घुमाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार ना पीछे हटने का रास्ता है, ना ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं ये कहाँ फंस गया। तो आप ट्रेडर तो फिर नहीं बन सकेंगे, बल्कि आप फिर उन्हीं ब्रोकर्स के जाल में, ट्रैप में आ जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देखी है अपने स्टूडेंट्स की, अपने साथ उठते बैठते लोगों की, कि वो इन ब्रोकर्स के चक्कर में आके किस तरीके से बर्बाद हुए, जो और हमारे समझाने के बावजूद वो नहीं समझे, लेकिन अब समझ गए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तो ब्रोकर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप ब्रोकर जो स्विच ना करते हो, ना करने की सोचते हो, लेकिन अच्छा ब्रोकर अगर मिले उससे अच्छा तो आप ले सकते हो। इसकी वजह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद ऑलरेडी जो ब्रोकर पे काम कर रहा हूँ वो दूसरा ब्रोकर है, सही है। फर्स्ट जो ब्रोकर था पहले मैं उस पर काम करता था, और जब मैंने स्टार्ट लिया आज से 6-7 साल पहले, तो उसके 3 साल बाद 4 साल बाद जब एक अच्छा ब्रोकर मिला जिसमें उस पहले वाले से भी अच्छी चीज़ें थी, विड्रॉल्स, डिपॉजिट, कस्टमर सपोर्ट और ट्रेडिंग कंडीशंस, तो फिर मैंने उसके साथ काम किया। तो इस तरह से 6 से 7 साल में 2 ब्रोकर हैं जिन पे काम किया। तो ये एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन आप हर दूसरे महीने ब्रोकर चेंज कर रहे हैं, हर 6 महीने बाद आप ब्रोकर चेंज कर रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो फिर आप ट्रेडर नहीं है, आप फिर और आपने अपनी अर्निंग को ट्रेडिंग से मुंसलिक नहीं किया है, बल्कि कहीं और से कर लिया है, जो कि एक ट्रेडर के लिए मुनासिब नहीं। अच्छा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडर क्या, फॉरेक्स ट्रेडर यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट ट्रेड पे अकाउंट बनाना अलग चीज है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग चीज है, ठीक है। तो जब आप किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं तो ब्रोकर क्या होता है, जो कि ब्रिज का काम करता है मार्केट और आपके दरमियान, आपको कनेक्ट कर रहा है वो मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से ब्रोकर आपको कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको ब्रोकर कहते हैं। तो ये ब्रोकर बिल्कुल वैसे ही है जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर या दूसरे ब्रोकर। रियल एस्टेट ब्रोकर क्या करता है कि अगर आपको किसी सोसाइटी में प्लॉट लेना है तो आप डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते, उस सोसाइटी के जो लाइसेंस्ड याफ्ता रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपको उनके पास जाना होगा और वो फिर आपको अवेलेबल प्लॉट्स और घर वगैरह दिखाएंगे। तो ब्रोकर के जरिए आप उस मार्केट में इंटर हो। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उन पे आप पहले अकाउंट बनाते हैं और फिर मार्केट में ट्रेड। तो ये ब्रोकर का समझ में आ गया। तो ब्रोकर क्या आपको एक ट्रेड प्लेटफॉर्म देता है और ट्रेडिंग अकाउंट देता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ब्रोकर वेबसाइट जो आपने अकाउंट बनाया है उस पे सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक ही ब्रोकर के प्रोफाइल क्लाइंट एरिया या अकाउंट में रहते हुए। मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं, MT4 MT5 डिपेंड करता है कि अवेलेबल क्या है उस ब्रोकर पे, और फिर आप उस ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं किसी भी पेमेंट मेथड के जरिए। बैंक भी पेमेंट मेथड है, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो ये पेमेंट मेथड ये कहलाते हैं, या आप USDT यूज करते हैं, क्रिप्टो के पेमेंट मेथड यूज करते हैं, वो भी पेमेंट मेथड है। फिर परफेक्ट मनी, प्योनियर, स्किल्स,
स्क्रिल यूज करते हैं या इस तरह से नेटलर है, वो बहुत सारे हैं, ये पेमेंट मेथड यूज करते हैं। तो किसी भी पेमेंट मेथड को यूज करके आप क्या कर देते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि आपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें आप डिपॉजिट कर देते हैं अपना फंड। और उस ट्रेडिंग अकाउंट को जो कि आपको ब्रोकर ने प्रोवाइड किया है, जिसका लॉगिन होता है, सर्वर होता है, पासवर्ड होता है, उसको आप लॉगिन कर लेते हैं अपने MT4 MT5 के टर्मिनल पे, प्लेटफॉर्म पे, सॉफ्टवेयर पे, जो कि विंडोज पे भी होता है और एंड्रॉइड एप्पल वगैरह पे भी हो जाता है, मोबाइल पे भी ओपन हो जाता है। लॉगिन सर्वर पासवर्ड से आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ट्रेड होती है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट जो MT4 है उसमें सिर्फ ट्रेडिंग होती है, उसमें से आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रेड करने के ऑप्शन होते हैं, बाय कर लो, सेल कर लो, सिंबल्स मौजूद होते हैं, हिस्ट्री देख लो, ये होता है बस। सही है। जो भी डिपॉजिट विड्रॉ होगा वो ब्रोकर की वेबसाइट पे जो आपने अकाउंट बनाया है ईमेल पासवर्ड पे, उस पे वहां से होगा। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना किसी को दे भी दें तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं निकाल सकते। ठीक है वो, लेकिन आपने अपना ब्रोकर का जो अकाउंट है, जिसका ईमेल पासवर्ड, जिससे आप ब्रोकर के वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, वो आप किसी को देंगे तो पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपने कभी अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी किसी को नहीं देना, देंगे तो इन्वेस्टर पासवर्ड से दें। और इन्वेस्टर कैसे पासवर्ड कैसे बनता है वो आपको गूगल पे लिखेंगे तो आ जाए। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक चीजें क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस, जब हम ये सारी चीजों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकर क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, स्वैप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, कमीशन क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है, सही है, पिप्स क्या होते हैं। जब हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक बुनियादी है, फिर हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। बहुत सारी एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे, चार्ट पैटर्न को देखेंगे। मकसद क्या होगा कि आने वाली जो प्राइस मूवमेंट है उसको प्रेडिक्ट करना कि वो क्या हो सकती है। और यही चीज एक ट्रेडिंग में और एक बिजनेस में होती है। आप किसी भी दुनिया का कोई भी ट्रेड करें तो आप ये सोच के ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी प्राइस ये होगी। तो ये प्रॉपर्टी की बात करें तो उस पर तो काम ही यही होता है। ठीक है कि आज अगर हम एक अच्छे कोई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी ले जिनकी प्राइस जो है वो आने वाले वक्त में, गोल्ड लोग लेते हैं। ठीक है, तो गोल्ड भाई कि यार तो इसकी प्राइस बढ़ेगी या ही होगा। ठीक है, तो ये होगा ट्रेडर, उसके लिए प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि आगे किसी भी चीज की जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उसकी प्राइस कहाँ जा सकती है, उसके लिए आप बहुत से टूल्स यूज करते हैं जो कि मेटा ट्रेडर पे आपको मिल जाते हैं, चार्ट में मिल जाते हैं, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड लाइंस है, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस पे हम आएंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और जैसे जैसे दुनिया में एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फाइनेंस के में एडवांसमेंट आ रही है, ये हर चीज अपग्रेड से 20 साल पहले हुई, वो अब चेंज हो चुकी है, लेकिन वो तो है, तो वो चीज पर काम हो रहा होता है, लेकिन मजीद बहुत लेकिन कहीं कहीं लोगों तक वो चीज पहुंचे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हैं, मैं नाम इसलिए नहीं, चीजों में पढ़ जो नहीं सकेंगे, उन सारे के नाम ले सकता। तो हम जो करेंगे, हम प्राइस एक्शन करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के लिए मुझसे कोई बंदा प्राइस एक्शन पे ही सही से काम कर ले। ठीक है, सही से प्रैक्टिस
3 महीने अकाउंट पे ट्रैक कर ले तो एक अच्छा डेली का वीकली का अचीव कर सकता है कि लोग ज़्यादा होंगे लेकिन वो कुछ ही होंगे, उसको हम मेजॉरिटी में नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज बात करें पूरी दुनिया का, जो कि गूगल पे हमें पता चल रहा है, तो ये पता चलता है कि 10 से 15% का रिटर्न जो मंथली है वो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छी तरह से कमांड हासिल करके भी बंदा इस टारगेट को अचीव कर सकता है। और सारे टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो प्राइस एक्शन के अलावा 7, 8, 9, 10 हैं, उनको समझने के बाद भी बंदा 10 से 15% प्रॉफिट नहीं लेगा और लॉस में जा रहा होगा। तो ये दोनों तरह के लोग मार्केट में मौजूद हैं। एक वो है जो सिर्फ प्राइस एक्शंस पे काम करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग और भी टाइम 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 फ्रेम्स को किस तरह से यूज किया जाता है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद कुछ लोग अपना 10 से 15% जो है वो अचीव कर रहे हैं मंथली सिर्फ प्राइस एक्शन से। अब जब चीज़ें कम है तो उनको इम्प्लीमेंट करना आसान है, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन के अलावा भी 10 चीज़ें उन्होंने सीखी हुई हैं, ठीक है, आपको सिखा भी सकते हैं, लेकिन उनसे 10 से 15% जो है वो रिटर्न मंथली नहीं हो रहा और लॉस कर रहा है। एक क्या तो ये थोड़ा सा क्योंकि जो देखेंगे कि ये तो बड़ा सीखा है, भी आपको लो पहले, फिर आप नेक्स्ट लेकिन उस पे आना, तो आपको पहले ही जो है वो सोच लो कि यार ये होगा आगे क्या सीखना है वो प्राइस पे करेंगे, टास्क दूंगा एक दूंगा प्रॉफिट का है कर लीजिए, मैं उसी पे नहीं आप या वो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर मैं आगे टेक्निकल एनालिसिस मजीद सिखा दूंगा। तो दो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये कुछ एनालिसिस होती हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने काफी सारी बातें आपको बता दी। फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, न्यूज इवेंट्स देखते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें करेंसीज पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जिन करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं उनकी स्ट्रांग होने का और वीक होने का पता होना चाहिए ताकि आप उसकी प्राइस प्रिडिक्ट कर सके कि ऊपर जाएगी, प्लस बाय जाएगी या नीचे आएगी प्राइस, ठीक है, एक्सचेंज रेट की प्राइस। अच्छा, या तो जब आपको उन करेंसीज का पता करना है तो उन कंट्रीज का भी पता करना पड़ेगा जिनकी वो करेंसी है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर जो क्या हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल न्यूज़ किस तरह से मार्केट को में इम्पैक्ट करती है और प्राइस मूवमेंट पे असरअंदाज होती है। तो फंडामेंटल न्यूज़ में हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जिसमें जीडीपी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके घर के हालात सही हैं या नहीं है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों से
असर पड़ती है, चीज पता चलती है, वहीं सबसे बड़ी चीज आपकी इनकम भी होती है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो बाकी चीजें अपनी तरफ एक जगह, हालात तो ओवरऑल आपके अच्छे होंगे घर के। लेकिन इसी तरीके से जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि किसी भी मुल्क की इनकम को जानना है तो उसकी जीडीपी देखी जाती है और ग्रोथ देखी जाती है कि जीडीपी में ग्रोथ मंथ ओवर मंथ या ईयर ओवर ईयर क्या हो रही है। तो किसी मुल्क की इनकम उसकी जीडीपी होती है, तो जाहिर सी बात है जीडीपी का डेटा आएगा, जीडीपी का पता होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डेटा, बेरोजगारी। तो अगर मुझे आपके घर के बारे में जानना है या किसी के भी, ये घर की मिसाल इसलिए देता हूँ कि मुल्क की बात करेंगे तो हो सकता है थोड़ा इतना समझ नहीं आए, तो घर की बात करेंगे तो हमें तो वो चीज़ जल्दी पिक हो जाती है। तो अगर एक घर में अनएम्प्लॉयमेंट है कि कोई भी नहीं कमा रहा, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, एक इकोनॉमी उसकी डाउन होगी। और सब कमा रहे हैं, जैसे चाइना में, सही है कि चाइना में हर घर में हर कोई जो है वो काम कर रहा है, चाहे वो घर से करे या बाहर जाके करे। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी भी फिर उसी तरह से ग्रो कर रही है। तो ये है जो है वो जिससे आपको पता चलता है। इन्फ्लेशन रेट की बात कर लें, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। महंगाई बढ़ेगी तो उस मुल्क की करेंसी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। महंगाई कम होगी, उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। कदर, पैसे की कदर में क्या होगा, इजाफा होगा। सेंट्रल बैंक्स की जो अनाउंसमेंट्स है, सेंट्रल बैंक कहता है कि भाई, पाकिस्तान की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक कहता है कि हम इम्पोर्टेड कार्ड्स पे जो है वो बैन कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेड कार्ड्स पाकिस्तान में नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सेंट्रल बैंक ने एक बात की है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक ने जो ये पाबंदी लगाई है कि इम्पोर्टेड कार्स जो होंगी वो पाकिस्तान नहीं आएंगी, वही कार पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त होगी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, असेंबल हो रही है। ठीक है, तो ये चीज अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी तो उसका मुल्क की इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, ये है। ये चीज हम हम छोड़ते हैं, उसके बाद 10 जो गाड़ी 10 लाख ये बाहर और जाती है, तो हम वही गाड़ी बगैर टैक्स के लेते। ठीक है, तो हमें जो है वो कितने की पड़ती, 10 लाख की पड़ती। तो कहने का मकसद ये कि उस पर टैक्स लग रहा है, चीजें लग रही हैं, इम्पोर्ट तो किया है तो पैसा पाकिस्तान से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। और जितनी उस चीज की वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा पैसा इंडिविजुअल की जेब से निकल रहा है। सही है, तो वो अगर तो और क्या हो रहा है, दूसरी चीज क्या हो रही है कि लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोकल मार्केट्स ग्रो करेगी। ठीक है, और लोग जो है वो जिन्होंने छोटी मोटी लोकल कंपनी यार ग्रो करेगी। यार अब तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी और पाकिस्तान की इंपोर्ट थी, जो हम गाड़ियां उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बंद होगा, हमारा बिजनेस डाउन होगा। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा देते हैं, वहीं पे प्रोडक्शन करें। लोकल है जो है वो स्टेट बैंक से एनओसी ले लेते हैं कि ओके हो गया, इंपोर्ट नहीं कर रहे, वहीं पे प्रोड्यूस कर रहे। तो क्या होगा, और बेहतरीन हो गया कि एक स्टेट बैंक की
पाबंदी लगा दी तो क्या इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, करेंसी असर पड़ेगा, आएगी। अगर यही बात तो आप कैसे मूवमेंट को तो ये चीजें होती हैं, इसलिए थोड़े से ये वो मामला हैं जिन पे हमें गौर फिक्र करना होता है, बात करनी होती है, पड़ता है, तो इसमें लगता है टाइम। तो इसीलिए मैं वो कहता हूँ कि आपको अगर टाइम रखें और भी हासिल होती है अगले 2 महीने में जो उस स्ट्रेटजी पे जो जिस पे आप चल रहे हैं, तो फिर अगले 2 महीने आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करें, जो कि फिर उसके बाद रियल अकाउंट पे ट्रेड करें। वो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लर्निंग के लिए कर रहे हैं और चीज़ें पढ़ते रहें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो 6 महीने में अगर आपने इस पैटर्न आप तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जिन-जिन लोगों को चाहिए वो उस पे उनको देखेंगे और जिन लोगों को मैंने सिखाया है, बड़े बहुत कम लोग हैं जिनको सिखाया है। ठीक है, तो उस पे ये है कि लेकिन उन्होंने जिन लोगों ने इन पैटर्न्स को फुलफिल किया है 6 महीने जिस हिसाब से मैंने कहा उस हिसाब से वो चले, वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रॉफिटेबल है और अपनी सक्सेस स्टोरी और प्रॉफिट्स वगैरह मेरे से आज तक शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैनेजमेंट है, डेमो ट्रेड क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, पोजीशन, लॉट साइज क्या सेलेक्ट करते हैं आप, डाइवर्सिफाई करते हैं किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को, डेमो ट्रेडिंग, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के क्या तरीके कार है, इन चीज़ों को हम समझेंगे और बाकी चीज़ें जो रहती हैं कोर्स में है उनको समझेंगे। उसका जब ये हो जाएगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आज के लिए इतना ही है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।